आदाब नाजरीन, मैं हूं वसीम बारी और आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुनीर सिद्दीकी साहब, जिन्होंने बहुत कम वक्त में नहटौर के लोगों के दिलों पर अपनी एक बेहतरीन छाप छोड़ी है और आजकल वो नगर पालिका चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपना टिकट देगी और वो खिदमात जो वो चाहते हैं नगर के लिए, नहटौर के लिए काम करने के लिए, वो उसको पूरा करने में कामयाब रहेंगे। जहां वो एक तरफ एक पॉलिटिशियंस हैं, एक तवील वक्फा दराज उन्होंने बीजेपी में गुजारा है, दूसरी तरफ वो एक बेहतरीन कारोबारी हैं, एक्सपोर्टर हैं। लेकिन यहाँ हम उनके एक्सपोर्ट के काम के करियर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उनका सियासी जो उनका एक वक्त गुजरा है और मौजूदा किस कंडीशन में उनसे बात करेंगे और नहटौर के बारे में ख़ास तौर से बात करेंगे कि उनकी नज़र में नहटौर में क्या कमियां मौजूद हैं जो वो दूर करना चाहते हैं और वो एक बीजेपी के प्लेटफॉर्म से टिकट लेने के बाद अगर अवाम उनको खिदमत का मौका देती है तो वो किस तरीके से नहटौर को संवारेंगे। इससे पहले कि मैं बात की शुरुआत करूं, मैं इस्तकबाल करता हूं मुनीर सिद्दीकी साहब आपका कि आप हमारे स्टूडियो आप तशरीफ़ लाए और आपने अपने कीमती लम्हात से चंद लम्हात हमारे लिए सर्व किए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर भाई, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको मैं ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो भी सवाल आते हैं वो हमारे नहीं होते हैं, आपकी आवाम के होते हैं, आपके कस्बा आपके शहर के होते हैं। जो वो सवाल करते हैं आप उनका जवाब देंगे और ये बस सिर्फ सलाम नजीबाबाद एक प्लेटफार्म होगा जिसके जो ज़रिया होगा वो ज़रिए से आप तक पहुंच रहे हैं और आप उनका, मुझे उम्मीद है कि तसल्ली बख्श जवाब देंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका एक करियर स्टार्ट हुआ बीजेपी में, आपने कब से अपना करियर स्टार्ट किया बीजेपी में और आज किस मुकाम पर है? सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और सलाम नजीबाबाद का बहुत मशकूर और ममनून हूं कि उन्होंने इस प्लेटफार्म पे आने के लिए मुझे दावत दी और अपनी बात रखने का एक मौका दिया। अब आपका जो पहला सवाल है, सबसे पहले मैं राजनीति में कितने वक्त से? जी जी जी। तो तकरीबन राजनीति में मैं 2012 से हूँ और उसका एक आने का मकसद सिर्फ एक खिदमत का है और एक जज्बा मेरा शुरू से रहा सेवा भाव का, तो उसकी वजह से मैं राजनीति में आया हूँ। उसका मैं आपको अगर उदाहरण दूँ तो मैं दिल्ली में मेरा कारोबार है जो आपने भी जिक्र किया, एक्सपोर्ट से रिलेटेड। वहाँ पे मेरे ताल्लुक़ में एक बहुत केंद्र के बहुत बड़े लीडर विनय कुमार रोहिला जी मेरे संपर्क में आए और जब मैं उनके करीब गया और जब उनके साथ में घूमने लगा तो मुझे कहीं ना कहीं उनके साथ कार्यक्रम में जाना और सारा सब ये, जब मैं काफ़ी टाइम तक उनके पास समय लगा, मेरा प्रोग्राम में जाना, पार्टी कार्यालय में जाना, तो एक लंबा अरसा उनके साथ मेरा शुरुआत में रहा। तो मैंने देखा कि भाजपा की जो सोच थी है लोगों की, ख़ास तौर से मुसलमानों के दिल में, वो आज उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। जो लोगों ने एक भ्रम, एक डर मुसलमानों के लिए फैला रखा था, तो मैंने जब करीब से देखा कि भाजपा में कुछ इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, तो मेरा दिल कहने लगा कि इससे जुड़ा जाए और कहीं ना कहीं समाज सेवा का एक भाव था, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो मैं समाज सेवा करूं। आपके दिल में जब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मोहब्बत जागी कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, तो ये मोहब्बत क्या कांग्रेस या सपा के लिए नहीं जागी? इसका क्या रीज़न है? मुस्लिम तबका ज़्यादातर उधर की तरफ को जोड़ता है, मुनीर सिद्दीकी दौड़े हैं बीजेपी की तरफ जानिब, ऐसा क्यों? देखिए, हर कहीं भी आदमी की पहल होती है, ऐसा नहीं है कि सारे कांग्रेस में ही, बहुत सारे ऐसे हैं जो शुरुआत, जिनकी पहला कदम जो होता है, हर पार्टी में सबका अलग अलग सोच होती है। लेकिन क्योंकि मेरे एक ताल्लुक जो इनका मैंने अभी जिक्र किया, मेरे परम आदरणीय विनय कुमार रोहिला जी अभी पूर्व मंत्री रहे, उत्तराखंड सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, हाल ही में प्रवक्ता भी हैं, अभी एमसीडी में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, बहुत ही टॉप लीडरान में उनका वो आता है। तो जब मेरा उनके साथ अच्छा खासा वक्त गुजरा, तो मैं उस ताल्लुक़ को निभाते हुए जब मैंने देखा कि अच्छा खासा मेरा उनके साथ जब वक्त लगा, तो कहीं ना कहीं मुझ में उनके साथ जाके मुझे जो सम्मान और जो इज्जत मुझे मिली, तो मुझे इधर उधर और पार्टी में सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो मैंने बेहतर, लेकिन वक्त है क्या, ये वक्त है कुछ ऐसा इस तरह का चल रहा है कि मैं देख रहा हूं कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव में
मुस्लिम लॉबी बीजेपी से टिकट ज़्यादा मांग रही है। इस चीज़ को जानने के बाद भी कि बीजेपी शायद पलड़ा झाड़ना चाह रही है मुस्लिम जो आपकी लीडरशिप है, जिसकी मिसाल शाहनवाज साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब दो मौजूद हैं। दो मिसाल हम आपको देके बताता हूँ कि उनको किस तरीके से किनारा करने की कोशिश की जा रही है। उनको किनारा कर दिया गया है। वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी भी नहीं चेंज कर पाए और उनको शायद एक तरह से किनारा किया जा रहा है। दूसरी जानिब ये देख रहा हूँ कि एक मुस्लिम तबके के लोग ज़्यादातर, पहले कभी इस तरीके से नहीं होता था कि बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं चेयरमैनशिप के लिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले सवाल जो है मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, आपने कहा कहीं पार्टी ने दरकिनार नहीं किया। एक लंबा वक्फा उनका गुजरा और बड़े सम्मानजनक पदों पे रहे वो। शाहनवाज साहब का भी यही रहा। लेकिन अब भरोसा खो दिया क्या? नहीं, भरोसा नहीं है। भाजपा की एक पॉलिसी रही, उन्होंने सबको एक नज़र से देखा। उसके उनके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक के जो हमारे कार्यकर्ता के रूप में ही कहूँगा शुरू में, जैसे हमारे दानिश आज़ाद साहब अंसारी साहब थे, आपके अशफाक सैफी साहब हैं, आयोग के चेयरमैन बनाए गए। जमाल सिद्दीकी साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। कुंवर बासित अली साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। जावेद मलिक साहब हैं, पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अभी आपको सुनने में आया होगा कि जम्मू कश्मीर में गुलाम अली खटाना को राज्यसभा सांसद बनाया। तो क्या ये मुसलमान नहीं है? नहीं, मुसलमान तो है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लॉबी से अपनी दूरियां बढ़ा रही हैं और हमारा मुस्लिम तबके के या तो चेयरमैनशिप के टिकट के लिए कुर्बत हासिल कर रहे हैं या फिर और कोई मकसद है। नहीं, ऐसा नहीं है चेयरमैनशिप के लिए कुर्बत हासिल कर रहे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी की जब से 2014 के बाद फिर जो उनका एक नारा रहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब वो नारा पूरे भारतवर्ष में गूंजा जी, तो भारत में एक अलग माहौल बना और उसमें सभी को उसका लाभ मिला। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तादाद में मुसलमानों को लाभ मिला। जब मुझे किसी चीज़ का कोई फ़ायदा होगा तो जाहिर सी बात है मैं उससे पे मेरा झुकाव ज़्यादा होगा, और जब मेरा झुकाव होगा तो कहीं ना कहीं मैं अपना हक मांगूंगा जब मुझे ज़्यादा उसमें कुछ ना वो। तो आज वो अपना मांग रहे हैं। जैसे 2022 में आपने देखा, सपा बसपा ने जो एक भ्रम फैला रखा था बुरी तरह से, भाजपा के लिए जो एक माहौल बना रखा था योगी जी और मोदी जी के लिए कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, जबकि हिंदुत्व की बात ना करके वो हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, जो कि एक सवाल आया है आपके नेटौरी के किसी साहब की जानिब से। इसको ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पॉलिटिक्स से हटके हम आते हैं अपने अपने नगर की तरफ को। जी, आप नेटौर से आप टिकट के दावेदार हैं। वो कहते हैं कि मुनीर साहब, जिस तरीके से आपने नेटौर में राजनीति में एंट्री की है, उसे देखकर लोगों का अंदाज है कि आप एक बहुत ही मंझे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं। उप मुख्यमंत्री द्वारा आपको भरी सभा में नाम लेकर बुलाना ये साबित करता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी पकड़ है। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपको इस तरीके से टिकट देगी? देखिए, सबसे पहले तो उप मुख्यमंत्री ने मेरा नाम लिया है बड़ी सभा में जी, ये मेरे बड़ी गौरव की बात है। और लेने की बड़ा रीज़न रहा है कि लीडर, बड़े लीडरान का क्या होता है कि अपने छोटे कार्यकर्ता को प्रोत्साहन और एक एनर्जी, ऊर्जा जिसे बोलते हैं, उसके लिए वो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा काम देखा। उस काम को देख करके कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि एक अच्छा कार्यकर्ता है, क्योंकि पासमानदा आयोजन था, वो पासमानदा को लेकर के कार्यक्रम था, उसमें एक बड़ी तादाद में मुसलमान आए थे, उसमें काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी हमारी भी थी। एक अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इसमें सवाल इस तरीके से मैं आपसे कर ही चुका था, उसी से मुतालिक सवाल है कि मुनीर भाई, इस बात का अंदाज़ा आपको भी होगा कि मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूरी बनाए रखता है और भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों से दूरी बनाए रखती है, जिसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दे पाई है। आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको टिकट मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से दूरी बनाए रखती है। ये एक भ्रम फैला रखा है। ये सपा बसपा के दौर में एक माहौल, मैंने अभी आपको कहा था, इस तरह का बना रखा था कि कट्टरवादी और ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
अब जब मुस्लिम विरोधी पार्टी को उसी पार्टी से जब लाभ मिलेगा तो वो मुस्लिम विरोधी कहाँ से हो गई? तो ये एक भ्रम था। मैं समझता हूँ 2022 के बाद ये सारे भ्रम खत्म हो गए और आज वो इसलिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और मैं तो मानता हूँ कि बिल्कुल अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी ने कहा कि हम मुसलमानों को टिकट देंगे। अगर मुसलमानों से कोई उन्हें दूरी रखनी थी तो क्यों टिकट की बात करेंगे? बताइए आप मुझे, किस बिना पे करेंगे? अभी हमारे जो शीर्ष नेता हैं, जो हमारे लीडरान हैं, सभी ने अपने अपने मंचों से कहा कि मैक्सिमम इस उपचुनाव में, निकाय चुनाव में हम बड़ी हिस्सेदारी देंगे। अभी आप देख लिए एमसीडी में दिल्ली में एक महिला को भी, मुस्लिम महिला को भी टिकट मिला। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से दूरी बढ़ाने की बात करती तो मैं समझता हूं तो कहीं भी हिस्सेदारी नहीं मिलती। अब जब हम हिस्सेदारी, जब अपना वोट और अपना हिस्सेदारी वहां दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उतनी हमें साझेदारी मिल रही है। और जब जितनी हिस्सेदारी उतनी साझेदारी मिल रही है उससे आप सेटिस्फाई हैं? फिलहाल तो जैसे हमारी हिस्सेदारी है उस हिसाब से बेहतर है, उसमें काफ़ी है। चलिए, वैसे तो मैं इस तरफ आना नहीं चाह रहा था कि मैं और फिर बड़ी पॉलिटिक्स में आपसे सवाल करूं, लेकिन जब आप इधर को बात छेड़ ही दी है तो मैं आपसे फिर एक बार सवाल ये करना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले भी सवाल किया था किसी साहब से कि योगी जी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अखिलेश यादव जी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या सुरखाब के ऊपर हैं अखिलेश यादव में कि मुस्लिम लॉबी उसकी तरफ चिंबक की तरह खींची जाती है और बीजेपी की तरफ नहीं खींची जाती है? क्या ऐसी चीज़ दी है उन्होंने कि जिससे मुस्लिम उनसे ज़्यादा इंस्पायर हैं? आप क्या चाहते हैं? ऐसी चीज़ क्या दी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसी चीज़ ये दी है कि एक झूठा भ्रम, एक डर, एक खौफ मुसलमानों के दिल में डाला है कि ये हिंदू कट्टरवादी लोग हैं, ये आपका नुकसान पहुंचा देंगे, ये आपके साथ ऐसा कर देंगे, आप वो करते का वो उस तरह का माहौल बनाया। ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मैं समझता हूँ वो भी हिंदू समाज से आते हैं, योगी जी भी हिंदू समाज से आते हैं। वो भरोसा बीजेपी क्यों नहीं दिला पाई जो अखिलेश यादव ने दिला दिया? भले से उनका काम हुआ हो या ना हो, एक भरोसे के मानंद वो जी रहे हैं लोग कि अखिलेश की गवर्नमेंट आती है तो समझो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लॉबी का कुछ काम होने वाला है और बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर नहीं होने वाला। ये भ्रम है या क्या है? नहीं, काम होने वाला तो देखिए आप, पिछले दिनों ये हालात थे जब समाजवादी पार्टी थी तो थाने के बाहर नौजवान लड़कों की लाइन लगा करती थी, सिर्फ वो दलाली किया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी रोजगार पे और नौजवान को एक बेहतरीन वो देना चाहती है, शिक्षित करना चाहती है, ना कि उनके लिए एक भाई दलाली का प्लेटफॉर्म अलग था और वो शिक्षित पे उनका तवज्जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की। तो मैं समझता हूँ तो एक बड़ा हमारे लिए नुकसानदेह पार्टी थी और आज वो धीरे धीरे वो सारे हालात बदल रहे हैं। आप देखिए कितना चेंज आया है जब से। अब आपका इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है, उस गढ़ के अंदर मुनीर सिद्दीकी तैर पाएंगे? देखिए, गढ़ था, मेरा जो मानना गढ़ था, लेकिन आज इसलिए नहीं कि आज सच्चाई से हर मुसलमान, हर इंसान रूबरू है, क्योंकि एक माहौल ऐसा था। जी, सच्चाई तो आप बिल्कुल सही कहना है। पेट्रोल 110 और गैस भी सिलेंडर पहुंच चुका है और सच्चाई इसमें तो दूर की बात नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट ने जी 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 बिल्कुल, आप ये बात सही है, पेट्रोल महंगा है, लेकिन उसका कारण ये है कि अभी पिछले 2 साल जो कोरोना के गए हैं उसमें तकरीबन 130 करोड़ वैक्सीन इसी सरकार में लगी जिसका कोई चार्ज नहीं हुआ। आप ये समझ लिए कि उस वक्त इतनी सुविधाएं सरकार की तरफ से, फ्री राशन मिला, उसका कोई चार्ज नहीं हुआ। तमाम सैलरीज डिपार्टमेंट की टाइम पे गई, कोई रेवेन्यू कहीं से नहीं था, कोई आमदनी का जरिया कहीं से नहीं था। अगर उसकी बिना पे कहीं थोड़ी सी महंगाई पेट्रोल पे हुई तो उसी को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और आज एक ही मुद्दा पकड़ के बैठते हैं, जबकि वो धीरे धीरे सब, मैं समझता हूं आज की डेट में और बहुत। चलिए, नेहटौर की तरफ ही हम रुख कर लेते हैं। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे भी देती है और नेहटौर की आवाम आपको अपनी मोहब्बतों से नवाज भी देती है, मुनीर सिद्दीकी के जहन के अंदर नेहटौर का मैनिफेस्टो क्या है, क्या वो देना चाहते हैं और क्या अभी तक पिछले 20 से 30 साल के अंदर नहीं मिल पाया?
वो सुनना चाहती है माँ बाप से। बिल्कुल सही बात है। 20-30 साल में, क्या मैं कह रहा हूँ 50 साल में जो नहीं मिला जी। वो हमारा एक, देखिए जितने भी मौजूदा अभी भी चेयरमैन हैं और जो रहे हैं पिछले दिनों, उन्होंने सिर्फ नाली, सड़क, खंबा, चैनल, इस पे ही काम किया। ये तो एक हर सरकार में, हर नगर पालिका में होता है। क्या कुछ नया क्यों नहीं हुआ? नया जैसे कि बहुत ज़रूरत है आज की डेट में एक अच्छे अस्पताल की, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है अस्पताल की, इसलिए कि कहीं भी हमारा मरीज अगर बीमार होता है और वो उस बीमारी में अगर कोई सीरियस कंडीशन होती तो सबसे पहले तो उसे फर्स्ट एड ही नहीं मिल पाती। फर्स्ट एड लेने के लिए या तो उसे बिजनौर, मेरठ या दिल्ली शहर जाना पड़ता, जो रास्ते में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और इवन मैं समझता हूँ कई बार ऐसी जानें जा चुकी हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत मेरा जो मानना है एक अच्छे अस्पताल की है। एजुकेशन से रिलेटेड? अच्छा, एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ जो बहनें, हमारी जो बेटियां हैं, जब इंटर कर लेती हैं उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, या तो वो घर बैठ जाएं या बाहर कहीं अगर वो डिग्री कॉलेज में जाती हैं, ग्रेजुएशन करती हैं, तो उन्हें नहटौर से बहुत दूर जाना पड़ता है। अब कब तकरीबन बिजनौर भी हमारे यहाँ से 28 से 30 किलोमीटर बैठता है, इधर जाएं तो मतलब कुल मिलाकर के एक लंबा सफ़र उन्हें करना पड़ेगा आने और जाने में, जिसमें सबसे बड़ी माँ वालिदैन को बड़ी फिक्र रहती है कि कहीं ना कहीं हमारी बच्ची हिफाजत से वहाँ पहुँची नहीं पहुँची, रास्ते में वापस आई नहीं आई, वक्त बेवक्त सारी चीज़ें हैं। तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है एक डिग्री कॉलेज की, और जो मैं समझता हूँ अगर हम उस पर काम करें और उच्च अधिकारियों से अगर हम मिलें इस संबंध में, तो कहीं ना कहीं हम इसमें कामयाब मिलेंगे। दरअसल ये बातें तो हर चेयरमैन आके करते हैं, जिसको इलेक्शन लड़ना है उसके मैनिफेस्टो के अंदर हॉस्पिटल भी, स्कूल भी, पार्क भी, बच्चों के लिए एंजॉयमेंट के लिए चीज़ें भी, ये सारी चीज़ें उसके मैनिफेस्टो के अंदर होती हैं। मुनीर सिद्दीकी साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि, बल्कि मैं क्या, नहटौर की आवाम जानना चाहती है कि आप कितने % इसमें कामयाब होंगे जो आप वादे कर रहे हैं? देखिए, मैं अगर आपसे वादे की बात अगर करूं तो इलेक्शन तो अभी आया है, इससे पहले मैं काम कर चुका इसमें। अच्छा। उसका मैं आपको सबूत के साथ दूंगा। मेरी अभी पिछले दिनों में लखनऊ जब गया, जब मैंने वहाँ एक कार्यक्रम में था 18 तारीख में, पासमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन, तो वहाँ मेरा 3-4 दिन रहना हुआ। तो मैं वहाँ, मेरे संबंधित एक अधिकारी हैं, मेरे अच्छे ताल्लुक़ हैं उनसे, मैंने वहाँ चर्चा की इसको लेकर के। उन्होंने हमें कुछ आंकड़े बताए, इसके नॉर्म्स बताए कि आप सबसे पहले डिग्री कॉलेज के लिए 13 बीघे ज़मीन का इंतज़ाम करें, कोई एक ज़मीन चिन्हित करें, आप हमें बताएं। हम इंशाल्लाह, जब तक मेरे जहन में ये भी नहीं था कि मैं वहाँ जा कर के इलेक्शन लड़ूँगा, ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि लखनऊ में जब प्रोग्राम हुआ था ये प्रोग्राम, और उसमें काफ़ी वो है, डेट में फ़र्क है, और मैंने वहाँ इस पे भी काम किया। और एक और चीज़ जो मेरी बीच में रह गई, जिस पे मेरा उस पे भी फोकस है, मैं बताऊं, जो एक वहाँ ख़ास ज़रूरत है एक मैरिज हॉल की, उसका सबसे बड़ा रीज़न बताऊं मैं आपको कि वो मैरिज हॉल की इसलिए ज़रूरत है कि जो हमारे गरीब तबके के, यानी कि मिडिल क्लास लोग हैं, और वो अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं दे पाते जो एक बड़ा अमीर आदमी देता है, तो मेरा ये मानना है कि वो 40, 50, 60 हज़ार रुपये में मिनिमम बता रहा हूँ, इससे कम में कोई मैरिज हॉल नहीं मिलता किराए पे एक दिन के लिए। मैरिज हॉल तो सुना है कि नगर पालिका ने आपको दे रखा है झील के आसपास कहीं। हाँ, उस मैरिज हॉल दे रखा है, देख लीजिए जाके, कभी आपका इत्तेफाक हो नहटौर जाने का, उसमें ताला मिलेगा आपको। मतलब बन चुका है या अभी? कुछ भी नहीं है। मैरिज हॉल तो उसे कहते हैं कि आप जाएं और अपनी बुकिंग कराएं, अपनी रसीद कटवाएं और अपना इंतजाम करके अपनी पूरी शादी पूरी तरह से वो करें। वहाँ पे देखिए जाके, वहाँ पे इतना कूड़ा करकट और ऐसा माहौल बना हुआ है, अगर मैं सच्चाई से रूबरू कराऊं, कि बहुत कम उम्र के बच्चे वहाँ इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं। ये है मैरिज हॉल के जो आप, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उसी से मुताल्लिक उसी के सामने एक झील है जो कि एक पिकनिक स्पॉट है, क्या हालात हैं उसके? छिद्दू साहब दे गए थे मरहूम छिद्दू साहब दे के गए, अच्छी सोच थी उनकी उस वक्त और अच्छा वो था, लेकिन आज उसको मेंटेन किसने किया?
किसी ने उस पर गौर व फिक्र की, किसी ने उस पर तवज्जो दी, किसी ने नगर कोई पालिका क्या कर मुलाजिम रही है रखा? उसमें? आपसे जानना चाह रहा हूँ, नगर पालिका का क्या रोल है उसमें? नहीं, नगर पालिका का अहम, भाई नगर पालिका की जमीन में बना हुआ। अब क्या कंडीशन, किस कंडीशन में है? अब सीधी सी, अब आज की जो कंडीशन है उसकी बंद पड़ी है, ताला लगा हुआ है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उसे देखने वाला नहीं है, कोई उसके पे जरा सा कोई भी, जैसे बहुत सारी, देखिए इन चीज़ों में मेंटेनेंस का सबसे बड़ा होता है। जब किसी चीज़ की हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हम उससे कैसे उम्मीद रखेंगे कि वो हिफाजत से रहेगी? वो है ही नहीं उसकी मेंटेनेंस का कोई भी। चलिए सिद्धू साहब का तो वक्त छोड़ते हैं और बात करते हैं पिछले 5 साल की। चेयरपर्सन के बेटे राजा अंसारी साहब ने कुछ ऐसे उनके 2-3 काम बता दीजिए जो उन्हें पिछले साल में नेहटौर को सौगात की शक्ल में दी हो, और नेहटौर उनको, अगर वो किसी वजह से हार भी जाते हैं तो नेहटौर उनको भूल ना पाए कि राजा अंसारी आए थे और उन्होंने ऐसा काम किया। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कैसे? उन्होंने एक सौगात दी। आप कभी नेहटौर से जब इस घर से जाएंगे ना, और जैसे आप वहाँ पे मज़ार शरीफ बना हुआ है, उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पे लिखा है मुस्कुराइए आप नेहटौर में। वो जाहिर सी बात है कभी भी ना भूल पाएंगे। तो जब आदमी जाता है तो ख़ास तौर से बाहर का जाने वाला तो सोचता है पता नहीं कितना ही मुस्कुराहट और कितनी खुशियाँ यहाँ के मौजूदा चेयरमैन ने दी हैं, तो जो संभाले से नहीं संभल रही उसमें, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा है, वो तो शहर में कोई कभी नहीं भूलेगा, सच्चाई तो है। उसके अलावा उन 5 सालों में मैं तो समझता नहीं कोई तरक्की, किसी तरह का कोई भी मामला ऐसा है जिससे वहाँ की आवाम ने एक मैसेज पास किया हो कि हाँ भाई ये आज हमारे मौजूदा चेयरमैन एक यंगस्ट थे और उनकी सोच अच्छी थी, या उनका जो जहन था बिल्कुल तरक्की और विकास की तरफ था। वो कहीं कुछ, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल कोई काम नहीं कर पाए। जब आपके विकास की बात हुई है कि आपसे पहले नेहटौर से चेयरमैन साहब आए थे, राजा अंसारी साहब चेयरमैन पर्सन के बेटे, हमने उनसे कहा था कि आप नजीबाबाद तशरीफ़ लाएं हमारे स्टूडियो में। अल्लाह का शुक्र है कि जो भी कुछ आ रहा है अपनी आवाम के लिए तो कुछ ना कुछ दे के जाता है। वो हमारे यहाँ आए थे और वादा करके गए थे कि मैं इलेक्शन से पहले एक एम्बुलेंस नेहटौर को दूंगा। मिल गई क्या एम्बुलेंस? आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने एक ऐलान किया था आवाम को जी, इलेक्शन से पहले नेहटौर को एक एम्बुलेंस। तो इलेक्शन तो अब आप दिसंबर में सब कुछ फाइनल है उसका। अच्छा, 2022 के इलेक्शन की बात करी थी, अभी आने वाले सेंस नहीं कहीं हो सकता है अगले टर्म की बात कर रहा हूँ। मैंने तो कहीं वो एम्बुलेंस देखी नहीं, या फिर किसी ऐसे गैराज में खड़ी हो जहाँ का मुझे। नेहटौर की आवाम ने उनसे कोई सवाल किया कि आप कहीं वादा करके आए थे और आपने नहीं दे पाए, क्या वजह? नजीबाबाद में आप वादा करके आए कि मैं एम्बुलेंस दूंगा और अभी तक एम्बुलेंस नहीं, किसी ने सवाल किया उनसे? नहीं, जब वादा करके आए तो सवाल की मतलब ही नहीं पड़ता, ज़रूरत ही नहीं सवाल करने की। उन्हें अपने मैं यहाँ अगर आज जाके कोई वादा करके जाता हूँ आपसे, तो नेहटौर की आवाम मुझसे सवाल करेगी तभी मैं दूंगा। अरे भाई, ये तो मैं अगर कोई जिम्मेदारी से यहाँ बोल के जा रहा हूँ एक पूरी आवाम के सामने, मैं इस चीज़ को अगर मैं कोई कमिटमेंट करके जा रहा हूँ तो मुझसे फिर सवाल का सवाल ही नहीं होता। मुझे तो वो चीज़ देनी है तो देनी है, वो तो मेरा जिम्मेदारी बन गई उस चीज़ की। तो मैं सलाम नजीबाबाद के एक छोटा सा रुकन होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूं नेहटौर के मौजूदा चेयरपर्सन बेटे जनाब राजा अंसारी साहब से कि वो यहाँ आए थे और उन्होंने एक वादा किया था एम्बुलेंस देने का। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आवाम इंतज़ार में है उस वादे की कि वो वादा राजा साहब कब निभाएंगे, और इलेक्शन से पहले देने का वादा किया था। ये वहाँ की ज़रूरत है और उस ज़रूरत को, नगर की ज़रूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी एक चेयरपर्सन की होती है, और चेयरपर्सन का हक जो अदा कर रहे हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेशक वो कर ही रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ही नेहटौर के लोगों के एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराएंगे। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ से लेता हूँ कि नेहटौर की जनता का मुख्य व्यवसाय एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा बनाना है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मशहूर है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है नेहटौर की ज़्यादातर बुनकर फैक्ट्रियाँ बंद होने के कगार पर हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हर चीज में अगर हम भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा देंगे और किसी भी बात को लेके अपनी गलतियों को हम नहीं, दरअसल गवर्नमेंट तो भारतीय जनता पार्टी की, उसी से सवाल किया जाएगा। नहीं, उसमें मैं बता तो रहा हूं, उसी व्यवसाय से मैं भी जुड़ा हूं जी। अगर आज आप देखें लुधियाना जाके, बनारस जाके, चंडीगढ़ और ये आपके जितने भी पानीपत,
और ऐसी जगहें हैं जहां पे प्रोडक्शन आज की डेट में बड़ी तादाद में, ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट बंद हो गया या व्यवसाय बिल्कुल है, तो कुछ कमियां हमारी भी रही हैं उसमें, हमारे बुनकर भाइयों की कमी रही है। उसमें कंपटीशन आया बहुत ज़बरदस्त। कंपटीशन में मैं बताऊं आपको कि जो किसी चीज़ की लागत 100 रुपये थी और 100 ही रुपये में हम आगे उसका रेट लेकर के आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी में कमी करेंगे, कहीं ना कहीं हम उस पर रंगों में, क्वालिटी में, सूत में, तमाम जो उसके प्रोसेसिंग में और जो चीज़ें होती हैं, इनमें सारी हमारी क्वालिटी डाउन हुई। उस क्वालिटी की वजह से हमारे ऑर्डर्स आने बंद हो गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाराबंकी हैं, सूरत है, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो आज भी बहुत अच्छी तरह से बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं और काम हो रहा है। ये कुछ कमियां हमारी अपनी रही हैं, जिसे हम दूर कर देंगे तो इंशाल्लाह वो सारे फिर पटरी पे आ जाएगा सब कुछ। नेहटौर के मोहल्ला छापा ग्राम में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बारिश का पानी से उसका घरों तक में पानी चला जाता है, जिससे उन्होंने हमसे सवाल किया है क्या प्लान है आपके पास का, अगर आवाम चुन लेती है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कराएंगे, क्योंकि ये पिछले 20-25 साल से बनी हुई है और हर चेयरमैन आता है, वादा करता है कि ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा, लेकिन उसके बाद भी उसको आज तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आपके पास कोई ऐसा पुख्ता जिसके ऊपर हम यकीन कर सके नेहटौर के अवाम कि मुनीर सिद्दीकी साहब अगर आएंगे तो बस ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्या प्लान है आपके पास? देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल देने लगूं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, ये बहुत छोटा सा मुद्दा है। और रही बात जो चेयरमैन आए वो वादा करके गए, मैंने पिछले आपके इंटरव्यू में भी देखा था, तो मौजूदा चेयरमैन ने उसमें कहा था कि साहब ये पिछले 50 साल में ये मुद्दा ना हल हुआ, ना अगले 50 साल होगा। तो जब इतना छोटा सा मुद्दा हम हल नहीं कर सकते, जिसमें बहुत मामूली सा, ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा उसमें नहीं है, बहुत जो संबंधित अधिकारी से जो भी वहाँ पे हैं, अगर उनसे हम बात करें तो उसमें बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो एक सीवर लाइन वहाँ पे डलनी है और वो सीवर लाइन डलने के बाद वो अपना काफ़ी हद तक, या फिर कई बार एक ऑप्शन और भी है, जैसे हम समरसिबल बनवाते हैं, वो करते हैं, अगर हम उस तरह का भी वो करते हैं तो जितना पानी जो होल हो जाएगा ज़मीन में, तो जो हमारा पीछे से जो पानी आता है वो सारा उस होल के थ्रू नीचे ज़मीन में चले जाएगा। तो कई सारे, ऐसा नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपके पास प्लानिंग है? बिल्कुल प्लानिंग। ऐसा तो नहीं कि अगर आपको आवाम खिदमत का मौका दे दे और फिर उसके बाद कहेंगे नहीं अभी इंतजार कीजिए, इंजीनियर साहब आएंगे वो बताएंगे, इतने 5 साल मुझे अगर मेरी पार्टी ने विश्वास किया, मुझसे आया, मुझ विश्वास जताया और मुझे ये मौका मिला, तो सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि मैं वहाँ वो छापा ग्राम जो जगह जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ टोटली हमारी बिरादरी रहती है। कहीं ना कहीं वो शिकायतें हमारे पास भी कई बार आई, लेकिन क्योंकि हम अभी उसमें कुछ इसलिए अपना दखल नहीं दे सकते, ये मौजूदा चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है। जब अल्लाह पाक ने अगर इस तरह से हमें मौका दिया तो हम बिल्कुल, आपको सबसे पहले आपके शहर यही आप कंफर्म करना क्या वो काम हुआ नहीं है। जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि एम्बुलेंस मिली नहीं मिली, मुझसे पूछ रहे थे ना, सबसे पहले यही पूछना क्या वो 50 दिनों में, जो 50 साल से नहीं हुआ, क्या वो 50 दिनों में वो काम हुआ नहीं हुआ? सही बात। खैर एम्बुलेंस का मसला तो ऐसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसमें जो नहीं मिल पाई है, और हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, खैर वो बेहतर जानते हैं। खैर पूछेंगे इस बारे में ज़रूर, जब आपने कहा है कि अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया तो छापा ग्राम का पानी कोई मुश्किल नहीं है, वो सॉल्व हो जाए। खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, अगर आपका बीजेपी से टिकट नहीं हुआ तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, आपने जैसे शुरू में जिक्र किया, काफ़ी टाइम से मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ और कार्यकर्ता ही रहूँगा। रही बात अगर पार्टी सम्मान देती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो संगठन का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। अगर पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसी शिद्दत से इलेक्शन लड़ाएंगे जो हमने अपने लिए मन बना रखा है। और दूसरी बात ये, अगर नहीं देती तो निर्दलीय का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग इस ख्याल में रहते हैं कि साहब मेरा बहुत पैसा खर्च हो गया या मैंने बहुत मेहनत करी है और पार्टी ने तो साहब मुझे सम्मान ही नहीं दिया, मुझे टिकट ही नहीं दिया, मैं निर्दलीय लड़के, एक वो होता है। लेकिन हकीकत ये है कि उससे करने के बाद उसकी खुद की सच्चाई भी सामने आ जाती है कितना पानी में है। क्योंकि पार्टी जो है
आज मेरा जो भी वजूद है वो पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक नाम दिया, एक पहचान दी। आज मैं उसे निर्दलीय लड़के अपनी पहचान कैसे खत्म कर लूं, सवाल ही नहीं होता इसका। तो नेटवर्क समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस चीज को देखते हुए आप कितने मुतमईन हैं कि टिकट आपको हो जाएगा? देखिए, मुतमईन इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम की अब बड़ी हिस्सेदारी होने लगी। अब काफी बड़ी तादाद में पासमानदा को लेकर के जो एक चल रहा है बड़ा, हमारे जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी एक हाल ही में मुरादाबाद में होने जा रहा है, एक नगीने में होने जा रहा है, पिछले मैंने कई कार्यक्रम पासमानदा को लेके किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे लीडरान हैं, जो अल्पसंख्यक के हैं, उनसे कहीं उम्मीद है सभी कार्यकर्ताओं की कि वो कहीं ना कहीं हमें सम्मान दिलाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट देगी। लेकिन नेटवर्क का एक इतिहास रहा है, वहाँ कभी बीजेपी का चेयरमैन नहीं बना। ये इतिहास चेंज करने में कितने कामयाब हो सकते हैं आप? देखिए, मैं 100% आज मैं आपके सलाम नजीवात के माध्यम से कह के जा रहा हूं कि क्योंकि मेरे पास उसका पूरा सबूत के साथ मैं आपको दूंगा कि कैसे कामयाब होंगे और कैसे वो इतिहास टूटेगा। मौजूदा चेयरमैन जो हैं, जब 2017 में इलेक्शन हुआ तो 2017 के इलेक्शन में जो उनके समर्थक थे, जो उनको इलेक्शन लड़ा रहे थे, सभी बिरादरी के, कुरैशी बिरादरी के वहाब साहब लड़ रहे हैं जिस वक्त। आप हलवाई बिरादरी में जाके देखिए, वहाँ पे निज़ामी साहब लड़ रहे हैं, इमरान निज़ामी साहब, और कई ऐसे लोग थे जो उनके उसमें थे, सपोर्ट में थे। और उसमें एक सबसे बड़ी मैं आपको दूं, अगर मैं बताऊं तो उसमें एक हाजी अख्तर साहब थे जो उन्होंने पूरा इलेक्शन फाइनेंस किया था इनको, ये पूरा शहर गवाह है इस बात का। और उन्होंने उस शिद्दत से इलेक्शन लड़ाया था, पूरी बिरादरी को जोड़ करके एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आए और उसको जीत उनकी वो करवाई। लेकिन आज वो खुद बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। जब ये सारा वोट कई जगह डिवाइड हो गया तो जाहिर सी बात है, हम तो हमेशा से 1500, 800, 2000, मतलब बहुत बड़ी बता रहा हूँ, 1000, 500, 1200 से हम रह जाते हैं। वो आज मेरे पास पूरा है कि मेरी खुद की बिरादरी तकरीबन 2500 है। और 2500 वोट पे तो फिर चेयरमैन नहीं बनता ना। नहीं, तो हमारे पास देखिए, जब हलवाई बिरादरी का अलग आ गए, चेबी बिरादरी से अलग आ गए, कुरैशी बिरादरी से अलग आ गए, आप अपनी बिरादरी से अलग आ गए, तो ये मुनीर सिद्दीकी के अंदर कौन से ऐसे गट्स हैं कि वो इन तमाम के जो चेयरमैनशिप के दावेदार हैं, इन्हें बिठाकर वो वोट अपनी तरफ खींचें? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का हमारे यहाँ खासतौर से नेटवर्क में, मैं अदर किसी के नहीं कह सकता, खासतौर से हमारे यहाँ नेटवर्क में जब इलेक्शन होता है तो जब घर से हमारे हिंदू भाई निकलते हैं, या तो वो वोट ही नहीं डालेंगे, या तो वो वोट को ही उनका मन नहीं बनेगा, और जाएंगे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल दिखता है और वो कमल के फूल पे ही जाकर के अपना वो करते हैं, वोट करते हैं। तो एक बड़ा वोट बैंक हमारा जो मुस्लिम भाइयों का वोट है, वो जिसे हम अपना भारतीय जनता पार्टी का वोट मानते हैं, और वो सच्चाई है, वो आज से नहीं एक जमाने से चला आ रहा है। लेकिन अब जब मुस्लिम समाज इसमें साथ जुड़ रहा है और जब उनको तमाम वो फायदे मिल रहे हैं, तमाम योगी जी और मोदी जी की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज उन्हें कहीं भी एहसास हो रहा है कि इसमें कोई शक नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे यकीन करती है। तो आज उन्होंने वो तमाम जो उनको योजनाओं का फायदा पहुंचा, तो बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज भी जुड़ा है। तो मैं समझता हूं कि 100% जो इतिहास आप कह रहे हैं ना, इस बार वो इतिहास टूटने वाला है। मुनीर सिद्दीकी के हक में वो इतिहास बदलने वाला है, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। आप देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी वहां पे इलेक्शन होता है बहुत कम मार्जिन से हारती है और सेकंड पोजीशन पे रहती है। चलिए, लोगों का मानना है कि अगर मुनीर सिद्दीकी को भाजपा से टिकट होता है तो अन्य पार्टियों के टिकट के समीकरण बदल जाएंगे। ऐसा क्या कर दिया आपने नेटवर्क में एंट्री कर?
नहीं, मेरे करने से नहीं हुआ। समीकरण तो मैंने अभी आपको उसमें बताया था कि समीकरण तो ऑलरेडी बदल चुके, कि जो लोग इनके समर्थक में थे, जो लोग यहाँ पे इनके बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ा रहे थे, वो आज खुद लड़ रहे। तो समीकरण तो पहले ही बदल चुके। मेरे आने से क्या समीकरण, मेरे आने से हाँ ये समीकरण बदले हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिक को एक विश्वास है, यकीन है कि मुनीर सिद्दीकी के जो ऊपर संबंध है, जो कहीं लखनऊ में, दिल्ली में है, तो उससे कहीं ना कहीं हमें फायदा मिलेगा। और जाहिर सी बात है, आज भी जहां तक मेरे पास अगर किसी की कोई होती है और जो जायज काम होता है और जो मुझसे हो सकता है, मैं उसके लिए बिल्कुल भी कभी भी किसी को निराश नहीं करता। आप जानते हैं कि पिछली जो इलेक्शन हुए हैं, चेयरपर्सन साहिबा एक ऐतिहासिक वोट से जीत हुई है। 5 साल का एक्सपीरियंस राजा अंसारी रखते हैं, सियासत की उलटफेर का, तोड़ जोड़ का। वहीं 12 साल का एक्सपीरियंस मुनीर सिद्दीकी साहब रखते हैं। कैसे फाइट दे पाएंगे, किस तरीके से दे पाएंगे राजा अंसारी को? वो तो आपने खुद अपने सवाल में जवाब दे दिया मुझे। वो 5 साल का तजुर्बा रखते हैं, मैं 12 साल का रख रहा हूं। जब ही तो मैं पूछता हूं, दोनों का 7 साल का डिफरेंस तो ये आ गया। और रही बात तोड़ जोड़ की, तो मैं तो समझता नहीं कहीं तोड़ जोड़ वाली राजनीति वो करते हो। हाँ, तोड़ फोड़ की जरूर करते हैं। तोड़ फोड़ ये, अगर किसी ने कोई तेज आवाज में बात कर ली तो लाओ गन्ना और फेर दो उस पे। अभी हम एक सर्वे भी देख रहे थे, अभी बल्कि आज ही देखा मैंने, शायद वो हुआ है काफ़ी। आवाम, जहाँ एक हमारे मीडिया इंचार्ज हैं वो फील्ड में थे, वहाँ की आवाम राजा अंसारी के नारे ज़्यादा लगा रही थी। क्या समझे? वहाँ की आवाम राजा अंसारी, अच्छा, कि ज़्यादा नारे लगे, ज़्यादा बात जो है राजा अंसारी की हुई। इसके बारे में क्या समझे, कितनी, क्यों उन्होंने आपके नज़दीक उन्होंने कुछ दिया भी नहीं है, फिर भी इतनी मोहब्बत क्यों? नहीं, आपने अगर नारे की बात करनी, नारे लगाने हैं, तो हमारे पास कई हम सारे सर्वे करने जाते हैं। जी 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 जी, मैं बताऊं। सर्वे में जो ज्यादा वोट मिले हैं सर्वे के हिसाब से, जी, वो मिले हैं राजा अंसारी साहब को। हाँ, तो उसका मैंने आपको बताया ना, एक बड़ी बिरादरी बहुत शिद्दत से इलेक्शन लड़ा रही थी, खुद उनकी बिरादरी। आज उनके पास अपनी बिरादरी के आधे वोट भी नहीं है। आज नारे लगवा के देखिए आप, आज नारों का आपको अंदाजा हो जाएगा। वो नारे जो उस वक्त आपने सुने होंगे और आज देख लिए, क्योंकि अब जो पोषण अभी जो चल रहा है हाल ही में जी, वो जो 2-3 इनके गांव हैं पुश्तैनी, जो इनके वालिद है उनके पुरखों के हैं, तो वहां से लोग आते हैं ट्रक में, उसमें टेम्पो में, और उसमें भर करके वो नारे के लिए। बाकी नेहटौर की आवाम तो हमने कभी नहीं देखा नारे। अच्छा, आप राजा साहब के काम से ज्यादा मुतासिर हैं या मरहूम छिद्दू साहब के साथ ज्यादा मुतासिर थे? दोनों के काम का कंपेरिजन आपके नजदीक? देखिए, मरहूम छिद्दू साहब के लिए तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। मैं काम की बात कर रहा हूँ। हाँ, काम दोनों के काम में। हाँ, काम उन्होंने किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जितना वक्फा उन्हें मिला है 15 सालों के पीरियड में, वो काम मैं तो समझता नहीं कि शहर में उस हिसाब से कोई विकास हुआ नहीं हुआ उस वक्त। मरहूम हैं, इसलिए मैं कोई उनके बारे में ऊपर तो कोई बात नहीं कर हाँ, रहा। नहीं, मैं आवाम की बात कर रहे हैं। वो अच्छी जगह है, मैं बुरी जगह। हाँ, अवाम की इस्तेफादा की बात कर रहे हैं कि अवाम को कितना फायदा राजा अंसारी से ज्यादा हुआ है या छिद्दू साहब के टाइम पीरियड में ज्यादा हुआ, ये जानना चाह रहा हूँ आपसे मैं। नहीं, अवाम को एक लंबा अरसा उनके साथ गुजरा है जी, तो कहीं ना कहीं उस वक्त के हिसाब से जो भी पिछले 15 साल जब वो रहे, तो ऐसा नहीं है कि 100%। लेकिन मैं जहां इन 5 साल का जो पीरियड बता रहा हूं, इस 5 साल का आप मुझसे ना पूछ करके किसी दिन आप अपना वहां जाएं और सर्वे करें और आवाम से पूछें कि मौजूदा चेयरमैन ने 5 साल में आपको क्या दिया। अगर आपको लगे कि हाँ, मेरे सवाल मैं अगर ये बात कहूं साहब कुछ नहीं दिया, तो साहब ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो प्रत्याशी हैं इसलिए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप जाएं और बखुद जमीन पे वहां सर्वे करें, जब धरातल पे देखेंगे वहां आप जाकर के कि वहां मौजूदा चेयरमैन ने सिवा, मतलब वो लफ्ज मैं यहां इसलिए नहीं कह सकता, सिवा वहां असल में क्या है, एक तो नई उम्र के थे, इस वजह से अब लोगों का यकीन भी नई उम्र के लोगों से उठ चुका है। अब उन्हें एक जिम्मेदार, एक बुर्दवार आदमी चाहिए वहां की जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि अभी नई नस्ल का क्या है कि अभी 4 लड़के, मैं मान लो मेरी 30 साल की उम्र है, तो जाहिर सी बात है 50 साल का आदमी तो मेरे साथ बैठेगा नहीं, उसी रेंज के मेरे साथ आएंगे और वही एक टशनबाजी होती है। अब ये वो पूरा माहौल इन 5 साल में
इस हुल्लड़गर्दी और इस तरह का गुजरा है कि उसमें विकास और काम की तो बात हो ही नहीं। जिसे वो कभी कोरोना की भी का मामला लेके चलते हैं, कभी साहब 1 साल में उसमें मुकदमेबाजी में फंसा रहा। अरे भाई, वो सारी चीज़ें मुकदमेबाजी तभी तो होती हैं जब मेरा किसी से कोई इख्तलाफ होगा, तभी तो मेरे पीछे कोई झगड़े होंगे। अब एक शरीफ आदमी, अब मुझे ऐसा आदमी है, मेरे झगड़े क्यों नहीं है? मैं कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर है ही नहीं कुव्वत झगड़ा करने की। बस आपके आखिरी 3 सवाल बाकी हैं, मैं उससे 2 सवाल करने से पहले तीसरा सवाल आपसे करता हूं। अनवर सिद्दीकी एक बड़ा नाम है नेटवर्क का, बल्कि नेटवर्क का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का। क्या आपके इलेक्शन में बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर वो आपको सपोर्ट करेंगे? भाई, एक तरफ तो भाई हैं आपके, जी दूसरी तरफ आप बीजेपी के रथ पर सवार हैं, जी जी, आपको टिकट हो जाता है, अनवर सिद्दीकी आपके सपोर्ट में बीजेपी के 2022 में वार्ड 15 का उठा के देख लीजिए, अनवर सिद्दीकी की पूरे परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी को वोट अनवर सिद्दीकी खुद दे रहे हैं, तो वो क्या सपा और बसपा को आकर के लड़ाएंगे? आप खुद सोचिए। नहीं, हमें तो ये मालूम है कि अनवर सिद्दीकी का ताल्लुक भी समाजवादी पार्टी से है। अनवर सिद्दीकी एक वो नाम है जिसका किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह, वो एक अनाउंसर हैं और वो एक प्लेटफॉर्म है उनका व्यवसाय है, वो सबके लिए काम करते हैं, हर पार्टी के लिए करते हैं। लेकिन क्योंकि आज मैं खुद लड़ रहा हूं, आज वो सब लोग एक नजर अनवर सिद्दीकी पे लगाए, टिकटिकी लगाए हुए बैठे हैं कि किसी सूरत से मुनीर सिद्दीकी यहां से जाएं तो उस प्लेटफॉर्म को हम अपनी तरफ लें। हाँ, और अपना मंच हम उनसे साझा करें। तो मैं तो समझता हूं कि अनवर सिद्दीकी क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई क्या, मैं उनका अगर यहाँ शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मेरे भाई हैं, तो उनका हक है मुझ पे, उनका फर्ज बनता है कि मेरी हर कदम मेरे कंधे से कंधा, मेरे हाथ पकड़ करके, मैं तो उनकी उंगली पकड़ के चल रहा हूँ सही मायने में। यानी कि अगर आपको बीजेपी अगर आपको टिकट देती है तो अनवर सिद्दीकी आपको इलेक्शन लड़ाएंगे? भाई, लड़ाएंगे नहीं, मेरे अपने जितने कार्यक्रम हुए हैं उन्हीं ने उसमें संचालन किया, वही आयोजक रहे कार्यक्रम के, सब कुछ वो सरे सर्वा रहे, तो उसमें लड़ाने का तो सवाल ही नहीं बनता। ये भी क्लियर हुआ। दूसरी बात यह है कि नेटवर्क की जनता आपकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, जैसे कि खबरें मिल रही हैं, लेकिन इस जनता का आपसे ज़्यादा मुतासिर होना या प्रभावित होना, आप इसको वोट में कैसे तब्दील कर पाएंगे या तब्दील नहीं कर पाएंगे? नहीं, प्रभावित किसी बिना पे तो हो रही है ना सवाल। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि प्रभावित हो रही है। मैं अगर आपसे प्रभावित होऊंगा तो कोई खूबी, कोई अच्छाई, कोई उम्मीद आपसे मुझे लगेगी, जब भी तो मैं आपको से प्रभावित होऊंगा। हो सकता है वो इसलिए होंगे अनवर सिद्दीकी साहब के भाई हैं, या हो सकता है इसलिए हो रहे हों कि आपके वालिद ने बहुत ज्यादा खिदमत वहाँ की अंजाम दी है। मेरे वालिद की खिदमत तो पूरा शहर जानता है। जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं उनकी ये एक मोहब्बत जाहिरी होगी या अवाम की आपसे जाहिरी है, या ये वोट में बदल जाएगी, ये जानना चाह रहा हूं आपसे मैं। नहीं, दरअसल मेरे, अभी आपने वालिद मरहूम का जिक्र किया, तो पूरा शहर गवाह है इस बात का कि तमाम जिंदगी उन्होंने कौम की खिदमत करी, समाज की सेवा करी, हर वर्ग के लोगों को उन्होंने अपने साथ बिठाया और तमाम जिंदगी जो भी उनसे बन पड़ा उनके लिए खिदमत करी। कभी भी मेरे वालिद का ये कहना था, मैं आपसे वो साझा करूँ, आप जिस वक्त वो काफ़ी बीमार थे, तो उन्होंने आखिर वक्त में कहा, कहने लगा मुझे 3 चीज़ों पे बहुत कमांड था, ज़बान, रफ्तार, जी, ज़बान, रफ्तार और कलम। अच्छा। तो आखिर वक्त जो उनका गुजरा, तो थोड़ी सी उन्हें शिकायत थी सांस की। तो जब सांस की शिकायत की वजह से, तो वो इस बात पे कहते थे, मुझे कहीं ना कहीं फख्र था अपनी तीनों चीज़ों पे, कि जिस वक्त मैं बोलता था, अगर मैंने शुरू कर दिया तो मुझे ये नहीं पता कि अब क्या शुरुआत में क्या वक्त था और अब क्या वक्त है, और नॉन स्टॉप बोलता था जिस सभा में भी, जहाँ कार्यक्रम या, और आपको शायद ये भी इल्म हो, वो ऑल इंडिया शायर भी रहे मेरे वालिद मरहूम, और बहुत बड़े बड़े जितने भी ऑल इंडिया लेवल के मुशायरे हुआ करते थे, वहाँ पे उनकी शिरकत हुआ करती थी। दूसरा जो उनका था कि जिस वक्त मैं सुबह को लोगों की खिदमत के लिए निकलता था, तो साइकिल और ये तमाम इस तरह के वो तो थे नहीं जराए, मोटरसाइकिल और वो पैदल ही चला करते थे, तो वो तमाम पूरे शहर में पैदल अपना उनका दौरा रहता था, और लोगों से मिलना मिलाना और जो भी खिदमत उनसे बनती थी वो करते थे, एक जज्बा था। तो वो
सांस की तकलीफ की वजह से वो चलने भी से माजूर हो गए, चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। और आखिर वक्त में एक दिक्कत और आई, ये राशा, हाथ में राशा आ गया उनके, एक बीमारी है जिस हाथ कांपने लगते हैं। तो तकरीबन आखिर वक्त में मुझे याद नहीं, सैकड़ों खत मैंने उनके लिखे, उनके मुताल्लिकीन को, उनकी शिफा के लिए, और तमाम जो खिदमात उन्होंने की, तो मैं लिखता रहता था। वो एनवलप जो आते थे आपके, इनलैंड लेटर और वो जो लिफाफा, तो मैं वो अक्सर कहते थे कि मुझे तीनों चीज़ों पर बड़ा अपना फ़ख्र था, नाज था। लेकिन अल्लाह ने पता नहीं मेरी कौन सी ऐसी वो है कि तीनों चीज़ें एक साथ ले मेरी छीन ली। और वो चलने से भी थोड़ा दिक्कत थी, और कलम हाथ में, बताया ना, कलम का जो माहिर बताते थे कि मैंने अगर शुरुआत की तो आखिर फ़कत वस्सलाम ही हुआ, कलम कहीं बीच में रुका नहीं। और ये बात मैं उनकी वो नहीं कि उन्होंने मुझसे कहा है, हमने अपनी आंखों से देखी। तकरीबन 109 गजलें आज भी आपके सारे हालात साजगार हैं नेहटौर के, बस टिकट की उम्मीद लगाकर टिकट की मिलने की इंतज़ार बाकी है। उसके बाद उम्मीद है कि शायद नेहटौर की आवाम को आपसे कुछ फ़ायदा हासिल हो सके, जैसे कि आप बता रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं, और बहुत हाँ और या नाम के अंदर इसमें जवाब मिलेंगे, तफसील में नहीं जाएंगे। नेहटौर की आवाम के लिए अगर आपको खिदमत मिल जाती है, आपका आवाम आपकी मोहब्बत से नवाज देती है, क्या नेहटौर को एक हॉस्पिटल मिल पाएगा? जी इंशाअल्लाह। एक डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज मिल पाएगा आपके होते हुए? बिल्कुल, ये मेरे अब से नहीं, मैंने कहा मैं इस पे काम कर रहा था इससे पहले भी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मुझे इससे नवाजा तो ये बहुत जल्दी मैं इसमें कामयाब होऊंगा। नेहटौर की आवाम जिन प्रॉब्लम से इस वक्त फेस कर रही, जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, और जो उसकी ज़रूरियात हैं बेसिक, बड़ी तो बहुत ज़रूरियात तो बहुत होती हैं, क्या आप उसको दूर करने में पूरे कामयाब रहेंगे अगर आपको मोहब्बतों से नवाज दी जनता वहाँ की? तो बेसिक बुनियाद, बेसिक ज़रूरियात, जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई मैं ऐसा झूठा सच्चा वादा ना करके आपके, फिर आप दूसरा कोई नेहटौर से आए और उससे पूछे साहब मुनीर सिद्दीकी साहब ये बेसिक बात के लिए बोल के गए थे, क्या उन्होंने वो पूरी की? जैसे आपने अभी मैरिज हॉल के बारे में बताया, आपने बताया कि गरीब गुरबा जो बेचारे अपनी खुशियाँ नहीं पूरी कर पाते हैं, वह आप प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। जनरली बेसिक है वहाँ का रोज़गार, कुछ बेरोज़गार लोग हैं, क्या कुछ ऐसी फैक्ट्रीज या कुछ ऐसी चीज़ आप उनको अवेलेबल कराएं जिससे वहाँ के गरीब गुरबा का तबका वहाँ से उसको अपनी नौकरी, अपने काम से अपने बच्चों को पेट पालने के लिए आपसे जुड़ सके? इस तरह के कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम, क्योंकि आप सत्ता पक्ष के एक चेयरमैन होंगे और आपके लिए औरों के कंपैरिजन में काम लेना आसान होगा, इस नज़रिए से मैंने आपसे पूछा। जी बिल्कुल, हमारी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जी, जिस योजनाओं को देखते हुए अगर हम ये काम जो आप बता रहे हैं नामुमकिन काम नहीं है, ऐसे छोटे छोटे रोजगार जो हमारे योजनाओं में है, जिसकी जानकारी हमारे तमाम लोगों को, मिनी उद्योग जैसे बहुत सारी अभी मुद्रा लोन और बहुत सारे लोन इस तरह के चल रहे हैं जिसकी जानकारी लोगों तक नहीं है, हम उसे पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुनीर साहब, और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह से हमने सभी से एक मौका दिया है कि अपनी जानिब से अपनी कोई अपील अपनी आवाम से अगर आप रखना चाहते हो, जो भी यहाँ पर गेस्ट हमारे यहाँ आए हैं उन्होंने सब ने एक अपील की है अपनी आवाम से कि अगर उनको खिदमत का मौका दें तो आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप अपनी ज़बान से जो छोटी सी अपील करना चाहते हो तो आप कैमरे से के ज़रिए से सलाम नजीबात की स्टेज से वहाँ की आवाम से कर सकते हैं। देखिए, मैं सलाम नजीबात की प्लेटफॉर्म से एक सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आज वक्त बदल गया है। आज के वक्त में और पिछले जो दौर गुजरे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। आज केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की है। इवन हमारे यहाँ नेहटौर में हमारे माननीय विधायक ओम कुमार जी एक बहुत बेहतरीन इंसान हैं। अगर आप कभी उनके पास जाएं, अगर आप ये खौफ डर से दिल से निकाल दें कि साहब वो हमारी बात मुसलमान होने के नाते नहीं सुनेंगे, तो मैंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम कराया था 7 अगस्त को, उन्होंने बड़े खुले दिल से बात कही थी, कोई मेरे पास आए तो सही, मैं काम क्यों ना करूं उनका। जब मेरे पास कोई आएगा ही नहीं तो मैं कैसे उनके, क्या घर जा कर के तो पूछूंगा नहीं आपको क्या परेशानी। तो मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्चस्व है, एक बड़ी पार्टी है, बड़ा अच्छा मौका है। सभी लोगों से टिकट किसी को भी हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें।
फिलहाल तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा और इंशाल्लाह इसका आने वाले वक्त में एक आपको बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। आप थे जनाब मुनीर सिद्दीकी साहब, जो कि नेटवर्क से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए थे और हमने उनसे वो टाइम लिया और उन्होंने हमारी बात को लब्बैक कहा और आज वो हमारी स्टेज पे मौजूद हैं। उन्होंने बहुत सारी बातों पर और फिक्र किया। बिलखुसूस उन्होंने वादा किया है नेटवर्क के अवाम से कि अगर उन्हें खिदमत का मौका मिला तो आपको मैरिज हॉल भी मिलेगा, प्ले ग्राउंड भी मिलेगा, स्टेडियम भी लगभग मिलेगा, कॉलेज भी मिलेगा और इंशाल्लाह जो फैसिलिटीज़ जैसे कि मैंने बात की उनसे बेसिक ज़रूरियात के बारे में वो सब प्रोवाइड कराने में इंशाल्लाह वो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, बशर्ते कि उनको अवाम अपनी मोहब्बतों से नवाजे और उस कुर्सी तक वहाँ पहुँचें। मुनीर सिद्दीकी साहब, इसी चीज़ के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। आपने हमें टाइम दिया, हम आपका शुक्रगुज़ार हैं सलाम नजीबाबाद की जानिब से। और सामीन, मैं आपको बताता चलूँ कि परसों यानी कि बरूज जुमरात रात 9 बजे हमारी इसी सीट पर मौजूद होंगे कान्हा कड़वाल साहब। जुमरात के दिन ठीक रात को 9 बजे परसों यहाँ पर मौजूद होंगे कान्हा कड़वाल साहब। आप उनसे जुड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइव रहिएगा। वो बहुत बातें आपसे करना चाहते हैं और जो आपकी सवालात हैं मुझे उम्मीद है कि वो आपको भरपूर आपको पूरा जवाब देंगे। जब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। शब बखैर, जय हिंद, जय भारत।